राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में हमारे साथ हैं जाने माने शिक्षाविद और लेखक कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार के साथ बातचीत के पिछले हिस्से में आपने देखा जो उभरता हुआ नवधनिक मध्य वर्ग है वो अध्यापन को एक बिल्कुल एक नाचीज़ एक जगह देता है और पूरी व्यवस्था भी उससे लड़ रही है एक तरह से। मैंने अभी हाल में एक लेख भी लिखा है कि भारत दरअसल एक तरह का युद्ध लड़ रहा है जिसमें राज्य बिल्कुल सेनापति की भूमिका में है और ये युद्ध अध्यापक से लड़ा जा रहा है, उसके पेशे से, उसकी अस्मिता से, उसके काम से। बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण कुमार जी। नमस्कार। कृष्ण कुमार जी, इंसान पढ़ता क्यों है, और उसी के साथ एक पूरक सवाल है कि उसे पढ़ना क्यों चाहिए? देखिए, पढ़ने का मसला एक तरह से जुड़ने का मसला है कि जब आज की दुनिया में जहाँ हम एक वाचिक समाज में नहीं जी रहे हैं, पढ़ना अपने को फैलाना है। हम उन आवाज़ों को पढ़ने के जरिए ही सुन सकते हैं जो समुदाय के टूटने के साथ साथ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एक तरह से हमसे छीन लेती है जिन आवाज़ों को। तो वो पढ़ने के जरिए ही हमारे पास आती हैं और एक ज़्यादा बड़ी एक फैलती हुई दुनिया से हमारा साक्षात्कार होता है या हम में वो समा पाती है। इसलिए ज़रूरी है पढ़ना सीखना भी और फिर पढ़ते रहना भी। मतलब पढ़ना दरअसल अपने आप में पर्याप्त शब्द नहीं है, पढ़ते रहना और पढ़ने को एक तरह से जीने का हिस्सा बना लेना, ये है वो चीज़ जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा परेशानी में है आजकल। वरना पढ़ना तो हर कोई जानता है या सीख गया है। आप खुद कहते हैं कि पढ़ने के बाद यानी पढ़ने लिखने के बाद भी आपको पाठ्यक्रम से अलग चीज़ों को पढ़ना चाहिए और पढ़ने को एक अपनी आदत का, खोज का एक हिस्सा बनाना चाहिए। आपको लगता है कि व्यापक समाज अभी इस बात से सहमत नहीं है या उसकी ज़रूरत नहीं महसूस करता? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमारे जहाँ तक हिंदी भाषी समाज का सवाल है, इसमें समस्या दरअसल कुछ और है और कुछ और हो गई है कि किताबों का दायरा वैसे ही बहुत विस्तृत नहीं था, लेकिन वो घटा है और किताबों की पहुंच घटी है। सार्वजनिक पुस्तकालय जो मेरे जैसे छोटे ज़िले में भी सक्रिय एक ज़माने में थे, वो जिसको आप विकास कहते हैं, उस धारा में बिल्कुल वो हाशिए पे चले गए हैं और पुस्तकालय आज सरकार की नीतियों में भी कोई महत्व नहीं रखता। यहाँ तक कि इस राजधानी दिल्ली में भी महत्व नहीं रखता, छोटे शहरों की तो बात छोड़ दीजिए। तो किताब को लेकर जो परिस्थिति है या पत्रिकाओं को लेकर जो परिस्थिति है, उस सब के परिदृश्य में देखें तो मुझे लगता है कि ये समझ में आता है कि सामान्य समाज क्यों अब पढ़ने लिखने की दुनिया से एक तरह से छिटक गया है। हालांकि आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग कोशिश करते हैं पाने की। जैसे भी हाल में आप परसों नरसों को मुझे एक टेलीफोन आया एक दूर दराज के एक ज़िले के भी एक कस्बे से कि उसने किस तरह से ये मेरी नई किताब चूड़ी बाजार में लड़की प्राप्त की, कहीं से सुन करके, और इसके बाद पढ़ते ही उसने सारी रात उसको वो पढ़ते रहे। उसने कहा मैं इतना बेचैन हो गया कि मैं रात को 3 बजे उसको पढ़ के सोया और सुबह मैंने आपका नंबर कहीं से प्राप्त किया और अब मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ बताने के लिए। तो आश्चर्य होता है कि कहाँ से लोग पढ़ने को भी एक तरह का संघर्ष बना लेते हैं। इसका मतलब है कि समाज में पढ़ने की चाह है, पर व्यवस्था, न केवल सरकारी व्यवस्था बल्कि जो व्यावसायिक व्यवस्था भी है किताबों की पहुंच की, वो इतनी इस समय लस्त पड़ गई है कि वो समाज की इस भूख को न पहचान पा रही है, न उसको पूरा कर पा रही है। और मेरे अनुसार ये भी एक ऐसी परिस्थिति है जिसका जो कोई अनिवार्य नहीं थी, अपरिहार्य नहीं थी, ये बनी है और ये जाहिर है इधर के दौर में ही बनी है, ये कोई बहुत पुरानी परिस्थिति नहीं है। वैसे हिंदी में ख़ास तौर पर क्या है वो बुनियादी पेचीदगी के उसमें अलग अलग विषयों पर विचार के क्षेत्र में, और मतलब कविता कहानी तो ठीक है, उससे अलग
कुछ बहुत उद्यम नहीं होता और चीज़ें बल्कि पहले की तुलना में ख़राबी होती जा रही हैं? हिंदी के साथ क्या समस्या है? देखिए, काफ़ी जटिल और लंबा बड़ा प्रश्न है ये, और इसका कोई संक्षिप्त उत्तर नहीं है कि हिंदी भाषी प्रांतों में ज्ञान और भाषा के बीच जो संबंध बनना 19वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में काफ़ी मजबूती से बन रहा था, वो बनते बनते फिर आज़ादी के बाद क्यों टूटना शुरू हो गया, और आज वो हमें काफ़ी टूटी हुई अवस्था में दिखता है। हालांकि पूरी तरह टूटा आज भी नहीं है। इसमें उस विभाजन को भी याद करना ज़रूरी जिसका जिक्र मैंने आपसे थोड़ी देर पहले किया, और उसके अलावा शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा की परिस्थितियों पर भी गौर करना ज़रूरी है, वो भी भाषा के संदर्भ में, जिसमें हिंदी का उच्च शिक्षा में इस्तेमाल, ये सारे विषय इसमें आ जाएंगे, तब जाके हम इस फैले हुए समाज की समस्याओं को जो इस रूप में अभिव्यक्त होती हैं जिसका आप इस समय जिक्र कर रहे हैं, समझ पाएंगे। तो उस तरह से देखें तो काफ़ी एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसका कोई एक तरफा कोई जवाब ढूंढा जा सकता है आज, या कोई एक तरफा स्थिति है ये, और ये कब तक चलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदी में वैचारिक किस्म की सृजन शक्ति खत्म हो गई है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि ऐसी ऐसी चीज़ें अभिव्यक्त करने की कोशिश आज लेखक कर रहा है जो आज के पहले सोच के दायरे में लाना भी मुश्किल था। हाँ, लेकिन उसको किस तरह की खुराक, किस तरह की शिक्षा, किस तरह का संपादन सहयोग, किस तरह का प्रकाशन शैक्षिक सहयोग मिल रहा है, ये सारे सवाल हैं जिनकी वजह से एक परिस्थिति पैदा होती है, लेकिन उसका कोई सपाट या कोई एक तरफा उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये एक संघर्षशील स्थिति है, आप कह सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो क्या वजह है, क्योंकि साथ ही साथ अनेक क्षेत्रों में सृजन चलता रहता है और वो हिंदी में भी बड़े पैमाने पर होता है, चाहे वो साहित्य में हो, वो सिनेमा में हो, वो गीत संगीत में हो, वो चलता रहता है, और साथ साथ समाज अपनी एक खास दिशा में बढ़ता रहता है। तो कहीं कुछ हिंदी के साथ क्या कुछ ऐसा है जिससे वो एक अपने भीतर झांकने, अपना एक आत्मनिरीक्षण करने से चूकती जाती है? देखिए, इसको भी कोई एक लैंडस्केप बनाना ठीक नहीं होगा, इसमें भी अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे अगर आप साहित्य पर गौर करें तो मैं समझता हूं कि आप देख सकेंगे कि जैसे हिंदी नाटक जितनी खराब स्थिति में है, उस स्थिति में कविता कतई नहीं है, गद्य नहीं है। उपन्यास की दुनिया में आज से अगर आप 70-80 वर्ष के पहले की स्थिति की तुलना आज करें तो हिंदी में औपन्यासिकता के लिए आश्चर्यजनक जगह पैदा हो चुकी है, और ऐसी कई कृतियां हमारे सामने हैं जो हमको एक बिल्कुल ये एक कैसी जो एक ऐसी रोशनी जिंदगी को लेकर देती हैं जैसी पहले के उपन्यास नहीं दे सकते थे। यही स्थिति किसी हद तक कहानी में है, हालांकि कहानी इस समय कोई बहुत समृद्ध स्थिति में नहीं दिखती इस दौर में, लेकिन कुल मिलाकर हिंदी में कहानी का अपना एक माहौल है। उसकी तुलना में नाटक शायद वो विधा है जहां पर आपको सबसे ज्यादा दुख महसूस होगा, अगर उस तरह देखें। इसी तरह आपने फिल्म की बात की, तो मैं समझता हूं कि अब पटकथा लेखन के क्षेत्र में अगर आप देखें तो 70 के दशक में जब कला सिनेमा एक उभार पे था और नाटक की दुनिया में कई नई तरह की प्रतिभाएं आ रही थीं, उस दौर को अगर आप याद करें तो मैं समझता हूं कि पटकथा की दुनिया को देख करके भी आज आपको हिंदी को लेकर थोड़ी बहुत आपके मन में चिंता जाग सकती है। हाँ, लेकिन कविता के क्षेत्र में अगर आप देखें तो हिंदी में कविता के क्षेत्र में जितनी सघन स्पर्धा है अच्छे, बहुत अच्छे और बहुत साधारण नामों, शैलियों के बीच में, वो ऐसा कोई भाव नहीं जगाती कि हिंदी कहीं रह गई है या कहीं फंस गई है, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी हैरत पैदा करती है कि शिक्षा की बहुत
खराब परिस्थिति के बावजूद हिंदी में लगातार नए हस्ताक्षर उभरते हैं, उनमें स्पर्धा भी होती है और कुछ लोग रह जाते हैं। ऐसे कई नाम लिए जा सकते हैं। जब हम कहते हैं कि हमको ये चीज़ पसंद है जी, ये चीज़ पसंद नहीं है, ये एक ऐसी एक अमूर्त बात है। इसे कैसे हम समझें कि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ पसंद क्यों होती है और वो पसंद उसकी कैसे बनती है? एक बात फिर मैं लौटूंगा ये बात आपसे कहने के लिए जो पिछले भाग में आपके एक सवाल से पैदा हुई थी कि माहौल हम में समा जाता है, हम खुद माहौल बन जाते हैं और उसमें फिर पसंद का निर्माण होता है। जैसे अभी वो दौर खत्म हुआ आप कह सकते हैं जिसमें बहुत से लोगों के लिए हबीब तनवीर की जो कला थी वो उनकी पसंद का निर्धारण करने वाला एक तरह से फैक्टर बन गई थी। और अभी भी मुझे एक तरह का एक बड़ी फिक्र सी हो जाती है कि मैं ऐसे अपने युवा छात्रों से किस तरह पेश आऊं जिन्होंने चरणदास चोर नहीं देखा या मैं उनको दिखा नहीं पाया और अब मैं दिखा भी नहीं सकता, या आगरा बाजार जिन्होंने नहीं देखा, उनके साथ में किस तरह बात करूं। बहुत से लोगों को मैं समझता हूं हबीब तनवीर के नाटकों ने ऐसा महसूस कराया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा पुल बनाया था इस समाज में दो बिल्कुल दूर पड़े हुए ध्रुवों के बीच में, और उसके जरिए एक पसंद का निर्माण हुआ था जिसमें 70 के दशक की बहुत सी नाट्य कला, बहुत सी फिल्म कला और यहाँ तक कि बहुत सा काव्य उसमें लोगों की पसंद बन गया था। अब उसमें फिर व्यक्तिगत पसंदें हो सकती हैं जो उनके व्यक्तिगत माहौलों से आती हैं, जो उनमें समाया रहता है। आखिर एक बहुत बड़े और विविध समाज की ओर हम देख रहे हैं जिसमें गांव, कस्बा, शहर और उनके भीतर भी तरह तरह के माहौल हैं। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में अगर विंध्य प्रदेश और मालवा की बिल्कुल अलग माहौलों की कल्पना करें तो पसंदों का निर्माण जो आपने एक सवाल उठाया ये उन सभी चीज़ों से प्रभावित होता है। कोई एकदम व्यक्तिगत ये मसला नहीं है, लेकिन जब वो व्यक्त होता है तो लगता है कि जैसे ये उस व्यक्ति की पसंद है। लेकिन देखिए ये कुछ कला का रस ग्रहण करना जी, ये एक सीमा के बाद नितांत निजी कार्रवाई हो जाती है कि आप संगीत के किस हिस्से को सुनते हुए अंदर से आह्लादित हो जाएंगे, ये नितांत निजी अनुभव है। और इसी के साथ ये जुड़ा हुआ है कि उदाहरण के लिए आप एक बस में चढ़े और पूरी बस खाली है और आप कौन सी जगह पर बैठेंगे, ये आपका नितांत निजी निर्णय होगा। ये कैसे, मतलब ये जो, या फिर आप किसी शॉपिंग मॉल में घुसे और आप एक एक्स ब्रांड का जूता खरीदेंगे या वाई ब्रांड का शर्ट खरीदेंगे, इस रुचि निर्माण के बारे में कहिए। देखिए ये एक दृष्टिकोण है, इसमें निजी शब्द से मुझे इतनी दिक्कत नहीं है जितनी उसके नितांत होने से है। ये जो जिसको हम निजी कह रहे हैं इसका निर्माण भी अंततः एक माहौल में होता है, एक समाज में होता है, और ये चीज कहीं से एकदम अनोखी होकर हमारे भीतर प्रकट नहीं होती। हम भले ही सचेत ना हो इसको लेकर कि इस तरह की पसंद मुझ में कहाँ से आई, लेकिन वो मुझसे अभिव्यक्त हो रही है और मेरे जरिए वो माहौल, वो समाज, वो दुनिया अभिव्यक्त हो रही है जिसमें मेरा संसार रहा है, और आज मैं उस संसार का एक तरह से आप कह सकते हो प्रतिनिधि हूं। तो उस अर्थ में देखें, इसीलिए हमें दिखाई देता है कि बहुत से लोगों को एक चीज एक वक्त में पसंद आती है। क्यों रुचि भी एक सामान्य रुचि बन जाती है किसी समय में, ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे लगता है कि आपको नितांत शब्द पर विचार करना पड़ेगा कि क्या रुचियों का एक गुच्छा अगर बनता है और वो बहुत से लोगों में दिखाई देती है उस दौर में, बहुत से लोग उस फिल्म को देखना शुरू कर देते हैं, जाते हैं देखने के लिए, कैसे होता है ये? वो तो मेरा ख्याल है रेजिमेंटेशन से होता होगा। हाँ, आप इस समय एक बड़ा ही एकांतिक दृष्टिकोण ले रहे हैं। इंसान कितना ही आप उसको रेजिमेंट करें,
फिर भी हम देखते हैं कि बहुत मेहनत से बहुत पैसा लगा के बनाई गई फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है, और कोई बहुत साधारण सी फिल्म भी एकदम किसी वक्त को अभिव्यक्त करती है, जैसे कि अंग्रेजी में आप कहते हैं कि उसको आर्टिकुलेट कर देती है और दुनिया उसको देखने पहुंच जाती है। किताबों के साथ भी यही होता है। जैसे मुझे याद है 1968 में मैं कभी दिल्ली तब तक नहीं आया था, लेकिन राग दरबारी एक किताब आई और मैं समझता हूँ कि पूरी हिंदी पट्टी में न मालूम कितने लोगों को ऐसा लगा कि ये वो किताब है जो हमारी बात कह रही है। और देखते ही देखते, मतलब उसकी समीक्षाएं कब आई, कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कब उसकी चर्चा हुई, ये सब बाद की बातें हैं। छोटी छोटी जगहों पर वो किताब पहुंच गई, क्योंकि वो एक पहले से बनी हुई एक मानसिक स्थिति को आर्टिकुलेट करती थी वो किताब, और इसलिए वो रुचि का विषय बन गई, सबको पसंद आने लगी। लगा कि इसको जिस आदमी ने नहीं पढ़ा उससे बात कैसे की जाए, जिसने इस तरह के वाक्य नहीं पढ़े। जो थोड़ी देर पहले आपके एक प्रश्न से मुझे याद आ रहा था कि उसमें एक पात्र दूसरे से कहता है कि जब से तुम पढ़ लिख गए हो, पढ़े लिखों जैसी बातें करने लगे हो। आज तक ये वाक्य मुझे अपने छात्रों के साथ बात करते हुए बड़ी मदद करता है कि किस तरह श्रीलाल शुक्ल ने ऐसी अनेक चीजों को उस किताब में व्यक्त किया, जो खासकर अगर आप एक पुरुष के रूप में आपका जन्म इस हिंदी पट्टी में हुआ तो वो उस किताब के जरिए ही वो बातें व्यक्त हुई पहली बार। लेकिन वो है बड़ी, एक मैं मानता हूँ एक बड़ी मैस्कुलिन किताब है, और पहले ही पेज से आप देखते हैं कि उसमें इस तरह की शब्दावली है और इस तरह के बिंब हैं जो कि हमारे समाज में स्त्री के यथार्थ को दिखाते हैं। लेकिन जाहिर है कि एक लड़का जिस माहौल में युवक बनता है, रंगनाथ के जरिए वो चीज व्यक्त हुई, और इसलिए रुचि का एक बहुत बड़ा जगत बन गया और आज तक वो बना हुआ है, बावजूद इसके कि अब राग दरबारी को इतने साल हो गए। तो कई फिल्मों के साथ ये होता है, आप खुद देखते होंगे, कई टेलीविजन कार्यक्रमों के साथ ऐसा हो जाता है। तो रुचि को मैं एकदम निजी नहीं मान सकता, हालांकि लगती है कि जैसे ये मेरी पसंद है। आप कहते हैं कि देश में जिस विविधता का उत्सव मनाया जाता है, दरअसल वो विषमता से पैदा हुई बेचैनी को छुपाने का कोई प्रयास है। मेरे लिए ये बात बहुत अहमियत रखती है। हम इस तरह इसको समझाइए कि ये एक तरफ हम बचपन से ही विविधता, एकता में अनेकता, ये बातें सुनते आते हैं, और आप फिर कहते हैं कि वो विषमता को छुपाने का भी एक दूसरा नाम है। आपने बहुत कह लीजिए आप एक बड़ा गहरा किस्म का ये एक प्रश्न है कि ये दोनों शब्द जिस तरीके से इस्तेमाल हुए हैं उनमें जो बहुत बड़ा अंतर है वो एक तरह से छिप गया है, क्योंकि विषमता दरअसल एक दर्द पैदा करती है, न्याय के साथ जुड़ी हुई है वो चीज़ जो किसी विषम समाज में बहुत खराब परिस्थितियों में जीता है, बहुत सीमित जिसके साधन हों, जिसको गुजारा करने लायक साधन भी नहीं मिलते हैं, उसकी बाध्यताओं को, उसके दर्द को और इस एहसास को कि मेरे साथ अन्याय हुआ है या मेरे साथ अब न्याय नहीं हो सकता इस जीवन में, इस सब को उजागर करती है इसकी अवधारणा विषमता की। और दूसरी तरफ विविधता है। विविधता तो एक ऐसा उमंग भरा एक विचार है कि वो जैसे राजनीति के लिए या किसी अधिकारी के लिए बिल्कुल लपक रहा है कि कोई इसका इस्तेमाल करे और इसके जरिए एक झांकी दिखा दे, और उस झांकी के भीतर जो रघुवीर सहाय ने कहा है, पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। तो ये जो एक एहसास है कि इसी समाज में इतनी भूख है, लाचारी है, कुपोषण है कि आप बचपन भी पूरा नहीं बिता सकते, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे आज भी मरते हैं, और मेरे बचपन में तो बहुत बड़ी संख्या में मरते थे। इस सब को एक तरह से ये झांकी छिपा लेती है, क्योंकि विविधता है ही एक झांकी,
और ये सच है कि उसमें भी एक सच्चाई तो है ही है, आखिर भारत एक विविध देश है, लेकिन झांकी का रूपक ही इसको व्यक्त कर सकता है। और झांकी में दर्द नहीं होता, झांकी में तो संगीत होता है, रंग होते हैं, एक गुजरती हुई चीज होती है, जबकि विषमता एक ऐसी चीज है जो आपको लगातार सहनी होती है, पूरे जीवन सहनी होती है। जीवन में भी दिन के हर घंटे के हर मिनट के हर सेकंड आपको सहनी होती है। ये बात विविधता के साथ नहीं है। मुझे बताइए कि अभिभावकों पर ये बहुत दबाव होता है कि अपने छात्रों की अपने बच्चों की पढ़ाई के दौरान खुद न चाहते हुए भी उनके ऊपर एक प्रेशर बनाए रखें। इससे निकलने का क्या आपको दिखाई देता है कि क्या आने वाले समय में ये दबाव अभिभावकों पर बना रहेगा, या अपवाद स्वरूप कुछ अभिभावक अपना एक सेल्फ कॉल के तहत, अपनी सेल्फ पेरेंटिंग के तहत उससे निकल पाएंगे? देखिए, ये तो बहुत सी और चीज़ों पर निर्भर करेगा कि आने वाले 20-30 वर्षों में हिंदुस्तान किस तरीके से अपने को व्यक्त कर पाता है, और जिस एक ताबड़तोड़ किस्म की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया से वो गुजर रहा है, या जिस तरह की एक भगदड़ उसके भीतर मची हुई है, उससे वो किस तरह गुजर पाता है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। क्योंकि आज जो दबाव आप कह रहे हैं अभिभावक डालता है, वो दरअसल उसकी असुरक्षा का, उसके भीतर फैले हुए डर का प्रतीक है कि मेरी संतान बर्बाद ना हो जाए, हर तरह से बर्बाद ना हो जाए। ये दरअसल काफी समय से चलता हुआ एक भाव है। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होता था, पहले की भी बहुत सी फिल्में इसको व्यक्त करती थी, साहित्य व्यक्त करता था, लेकिन आज ये पूरे माहौल में एक तरह से व्याप्त हो चुका है। इसकी व्याप्ति बड़ी विस्तृत है, और इस कारण से लगभग लगता है हम लोगों को जैसे हर एक अभिभावक ये दबाव डाल रहा है। तो यही कह सकते हैं आपकी उम्मीद करनी चाहिए कि इस दौर से गुजरने के बाद समाज फिर एक बार थोड़ा सा अपना एक आंतरिक संतुलन प्राप्त करेगा। क्योंकि ये दौर जिससे हम 90 के दशक के शुरू में एक तरह से औपचारिक रूप से प्रवेश कर चुके हैं, जिसको मोटी भाषा में लोग कहते हैं वैश्वीकरण का दौर है, दरअसल ये एक कहीं लंबा दौर है जो बड़े सघन उससे गुजर रहा है इस वक्त। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई हमेशा चल सकता है। तो ये दबाव निश्चित रूप से आज एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक परिघटना के रूप में दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए बच्चे शिक्षा इस कदर आप कह सकते हैं परेशानी में हैं, ये पूरे क्षेत्र हमारे समाज के लिए, और कोई नीति नहीं दिखाई देती। लगता है कि अनीति का या एक नीतिहीनता का राज्य है शिक्षा के जगत में। लेकिन इतना एक पुराना समाज है, तरह तरह से अपने को पहचान रहा है। बहुत सी चीज़ें जो 19वीं सदी में शुरू हुई थी वो अब जा कर के किसी अंजाम तक पहुंच रही हैं। फिर उस अंजाम से गुजरने के बाद फिर वो एक नई एक कोशिश शुरू होगी फिर से एक नई पहचान के लिए। तो इस संबंध में मुझे लगता नहीं कि ये कोई बहुत छोटा दौर सिद्ध होगा, लेकिन ये स्थायी भाव होगा ये तो कतई नहीं कहा जा सकता। जी, और बिल्कुल आखिर में आपसे पूछेंगे कृष्ण कुमार जी कि अपनी पेशागत कार्रवाइयों को करते हुए वो कौन सी ऐसी अलग चीज़ें हैं जो आपको बहुत आकर्षित करती हैं, जिन पर आप बड़ी ललक के साथ देखते हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं अपनी दैनंदिन कामों से अलग? देखिए, एक तो है यात्रा। मुझे दिल्ली से निकलना या छुट्टी मनाने के लिए या यूं ही यात्रा करना बहुत पसंद है। हमेशा ही मुझे यात्रा बड़ा सुकून देती है, और जब भी मैं लौट के आता हूँ, जैसे कल ही मैं लौट के आया हूँ एक दिन की यात्रा से, तो इसीलिए आपसे इतनी बातें इतने इत्मीनान से कर पा रहा हूँ। और हमेशा ही अब ये 10 दिन बाद मुझे 10-15 दिन के लिए जाना है, तो उसका एहसास ही मुझे बड़ा उत्साह से भर देता है। क्योंकि यात्रा के पहले जो एक तरह से समेटना पड़ता है जिंदगी को, कि हम यात्रा के दौरान क्या क्या कर पाएंगे अगर हम ठीक से उसकी तैयारी कर पाए, उससे भी मुझे बड़ा उत्साह मिलता है। और जो यात्रा हो चुकी है उसको याद करके भी मिलता है। और मैंने यात्रा संस्मरण भी कई, इसीलिए पहले मैं लिखता था, अब तो व्यवस्थित रूप से नहीं लिख रहा हूँ बहुत समय से, लेकिन ये उन चीज़ों में से एक है जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार जी, आपने हमारे इतना वक्त दिया।
बहुत शुक्रिया। ये थे जाने माने शिक्षाविद और लेखक कृष्ण कुमार। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।